हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई स्टोरी लेकर। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं और जानते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या है। खबरदार जो मेरे बच्चे को छुआ तो कान खोलकर सुन लो। तुम केवल सबके सामने मेरी पत्नी हो, लेकिन असलियत में मेरे बच्चे और मुझसे दूर ही रहना, समझी? ऐसे कह रवि ने बिंदा के हाथ पकड़ सुहाग के सेज पर सजाए बेड पर उतार दिया और खींचते हुए एक दूसरे को रूम में ले जाकर बोला, आज से यही तुम्हारा कमरा है। मेरे कमरे की तरफ आंख उठाकर कभी मत देखना, समझी? वह और कमरे में बाहर चला गया। गिरधारी जी ने अपने बेटी रवि की शादी वृंदा से एक दिन पहले ही तय करी थी। दरअसल जब वह आया के साथ रवि के 2 वर्षीय बेटे ऋषु को घूमने पार्क ले आए थे, वहां असमंजस रूप से उसकी मुलाकात वृंदा से हुई। आया की गैर जिम्मेदारी के चलते नन्ही सी जान ऋषु का हादसा होते होते रह गया। ऋषु की जान बचाने वाली और कोई नहीं लेकिन विंदा ही थी। बचपन में ही विंदा की माँ चल बसी और बाबा ने दूसरी शादी कर ली। तब से नई माँ और असली सौतेली माँ भाई का सेवा करती आ रही थी। वह पढ़ाई करके अपने पैरों में खड़ी होना चाहती थी। मन ही मन सपने सजाती विंदा अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। उसका दूल्हा इतना खूबसूरत और शहर के सबसे अमीर आदमी होगा, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सोते जागते विंदा की आंखों में शादी के बाद कई हसीन सपने तैरने लगे थे। जब से शादी की तारीख मालूम हो गई थी, तब से तो जैसे उसके सपने को पंख मिल गए थे। सपनों की उड़ान भरते भरते कब विंदा शादी के मंडप पर बैठ गई उसे पता ही नहीं चला। जब तक शादी चलती रही, वह कनखियों से रवि को देखती, सपनों की दुनिया में खोई मुस्कुराती रही। उसने कानों में पंडित ने के मंत्र भी नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ तक कि विदाई में भी वह खुशियों से भरी हुई थी और उनकी आंखों में बस आंसू की कुछ बूंदें ही निकल पाई थीं। ससुराल के में पहुँचते ही वह घर की लेडीज स्टाफ रूम में गई। कोई उसे कुछ खिला रही थी तो कोई रात के लिए उसका श्रृंगार करने के लिए तैयार कर रही थी। इन सब के बीच विंदा अपने सुनहरे सपने की उड़ान थामे बेसब्री से रात का इंतजार कर रही थी। आखिर विंदा का इंतजार खत्म हुआ और रात का उसे काफ़ी खूबसूरत सी सजाकर एक बड़े शानदार कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में एक आलीशान बेड था जिस पर सफ़ेद मखमली चादर बिछी हुई थी। पूरा कमरा सफ़ेद मोगरा और नीले सुगंध से भरा हुआ था। एक आया ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया और उसके बैठते ही दूसरी आया ने उसकी गोद में सोए हुए ऋषु को डाल दिया और बोली, मालकिन, छोटे मालिक अब से आपके हुए। हम सब आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉल बेल बजा दीजिएगा। कहकर वह आया के साथ में खड़ी सभी लेडीज स्टाफ रूम से बाहर चली गई। विंदा ने प्यार से ऋषु को चूमा और बेड पर अपने बगल पर लिटा उसे मुस्कुराकर सने से देखते हुए उसका सर सिहारने लगी। उतनी देर में रवि कमरे में आया और एक ही झटके में विंदा के सपने को चूर चूर कर दिया। विंदा कुछ ही पल के लिए यह तो समझ नहीं पाई थी कि अभी अभी जो घटा वह क्या था। कुछ सेकंड के बाद उसे अपनी स्थिति का अनुभव हुआ और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह वही बेड पर औंधे मुँह लेट रोने लगी। रोते रोते उसको हिचकियाँ बंद हो गई, पर उसकी आंखों रुक ही नहीं रहे थे आंसू। उनके मन में लगातार यही ख्याल आ रहा था, जैसी कैसी फूटी किस्मत पाई है मैंने। बचपन से आज तक झिटकियों के अलावा कुछ नहीं मिला। सोचा था शादी के बाद प्यार नसीब होगा, लेकिन वह भी यह ख्याल आते ही उसके अंदर से जोरों से रुलाई फूट पड़ी और मन में ही नकारात्मक विचारों का एक सिलसिला सा बंध गया। विंदा, अरे ओ विंदा, कहाँ मर गई? जल्दी आकर यह सामान पकड़ा। आई अम्मा, कहते हुए विंदा ने जल्दी से कंघी रखी और भागते हुए घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंची। विंदा को बाल बनाए देख विमला देखी और मुंह बना हाथ में झोला उसे पकड़ाते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ चल दी महारानी? कॉलेज जा रही हूँ अम्मा, आज से फाइनल एग्जाम शुरू हो गए हैं। विंदा ने विमला देवी के हाथ से झोला ले किचन पे रखते हुए कहा, नाश्ता बना दिया है? विंदा के बात सुन चिड़चिड़ाते हुए विमला देवी ने पूछा। हाँ अम्मा, नाश्ता और दोपहर के खाने में सब्जी और दाल बना दी है, बस चावल रह गया है। ठीक है, जाकर एक गिलास पानी ला।
ये लो अम्मा, क्या अब मैं कॉलेज के लिए निकलूँ? विमला देवी को पानी का गिलास थमाते हुए बिंदा ने पूछा। पहले जाकर विवेक को जगाकर पानी दे दे, चाय दे दे, फिर कहीं जाना, समझी? अम्मा मुझे देरी हो रही है, मेरा पेपर मिस हो जाएगा, मैं जा रही हूँ। बोलते हुए बिंदा अपना बैग उठाया और क्लास के लिए निकल गई। रास्ते में चलते हुए बिंदा अपने बारे में सोच रही थी। बचपन में ही माँ चल बसी और बाबा ने दूसरी शादी कर ली। तब से इस नई माँ की आलसी सौतेले भाई की सेवा करते हुए पढ़ाई करती आ रही हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। सोचते हुए तेज कदमों में चलती बिंदा अचानक रुक गई। उसमें देखा कि रोड पर दूसरी तरफ रोड के साइड बने पार्क के ढलान से एक प्रेम लुढ़कते हुए तेजी से रोड पर आ रहा था और उसमें एक 7-8 महीने का बच्चा आने वाली विपत्ति से अनजान मुस्कुराते हुए बैठा था। यह देख बिंदा हाथ पांव फूल गए। कुछ अधिक सोचने के समय नहीं था, क्योंकि रोड पर लगातार गाड़ियां आ ही रही थी और प्रेम किसी भी समय रोड पर आ किसी को चपेट में ले सकता था। बिंदा ने आव देखा न ताव तेजी से रोड की दूसरी तरफ दौड़ चली गई। उसे उसका सौभाग्य ही कहेंगे कि वह आती जाती गाड़ियों से टकराने से बच गई। एक गाड़ी तो एकदम उसे छूते हुए रुकी। उस पर पहुंच बिंदा ने जल्दी से प्रेम को बैठे बच्चे को बेल्ट खोलकर उसे गोद में ले लिया, क्योंकि ट्रेन रोड पर आ चुका था। दूसरी तरफ एक बस तेजी से ट्रेन के पास आने ही वाली थी। जैसे ही बिंदा बच्चे को गोद में लेकर थोड़ा पीछे हटी और बस ड्राइवर ब्रेक लेते रुकी। बस ट्रेन के टकरा कर बस के अगले पहिए के नीचे टूट गई। ट्रेन के हाल देखकर बिंदा आकर अंदर से सिहर गई। बस से कुछ लोग उतरकर आए और बोले, जा रहे थे, कैसी लापरवाह माँ बाप है इस बच्चे के। अभी अगर इस लड़की ने इस बच्चे को गोद में नहीं उठाया होता तो बेचारा बच्चा, ओह। अभी कुछ लोग इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि पीछे से परेशान हाँफते दौड़ते एक महिला आई और घबराकर बोलने लगी, बेबी किधर है बेबी? मेरे पास, दीपा ने शांत स्वर से कहा। पास खड़े एक व्यक्ति ने गुस्से से कहा, तुम माँ होकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं इस बेबी को लाया हूँ, महिला ने धीरे से कहा। ओह, तभी इसकी माँ कहाँ है? पास खड़े लोगों की भीड़ में से किसी ने पूछा, भाई इस बच्चे की माँ नहीं है, मैं इनका दादा हूँ। एक 60-62 साल का व्यक्ति ने अपनी उखड़ती सांसों में काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, ओह अंकल, लीजिए अपने पोते को। बिंदा के जन्म में उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओह इस कमबख्त आया कि दो बेटी, उसमें जो आज मेरे खानदान के चिराग लगभग बुझा ही डाला था। अगर तुम नहीं होती तो मेरे बेटे का क्या होता, क्या मुँह दिखाता? जीते रहो बिटिया, वृद्ध व्यक्ति ने वृद्धा को आशीर्वाद देते हुए कहा। मुझे माफ़ कीजिए बाबूजी, घर में मेरा बच्चा बीमार और अकेला है, उसी का फ़ोन आ गया था और बात करने के लिए मेरा ध्यान जरा फ्रेम से हट गया और आया रोते हुए बोली, अंकल मैं चलती हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, आज से मेरा फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट है और पहले ही पेपर लेट हो गई, पता नहीं मुझे एग्जामिनेशन हॉल में जाने दिया जाएगा या नहीं। बिंदा ने आकर बात काटते हुए कहा और बच्चे को आया को दे जाने को हुई। तभी वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, कौन सा कॉलेज में पढ़ती हो बेटी? जी, जमना दास मेमोरियल कॉलेज, बिंदा ने जल्दी से ही कहा और जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। रुको बेटी, चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में कॉलेज छोड़ देती हूँ और प्रिंसिपल को सारी बात बता दूंगा ताकि वो तुम्हें एग्ज़ाम देने से ना रोके। जी पर विंदा हिचकिचाते हुए कहा, हिचकिचाओ मत बेटी, मेरा नाम गिरिधारी डलमिलिया है। तुम्हारे कारण आज मेरे पोते का नया जीवन मिला है। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, आओ मेरे साथ, गिरिधारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी कहते हुए बिंदा गिरिधारी जी के साथ ही चली गई। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? चलते हुए गिरिधारी जी ने पूछा। जी बिंदा। अच्छा ठीक है। बिंदा ने लेट एग्ज़ाम ज्वाइन किया था तो जल्दी कुछ क्वेश्चन उससे छूट गए थे। इस बात में मन ही मन काफ़ी उदास हो रही थी। उसका मन घर जाने में बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो पेपर ख़राब हो जाने का मूड वैसे ही ख़राब था, पर घर गई तो अम्मा वही बेहयात बातें सुनाएगी। सो अलग उसे इस
तरह उदास देखकर बेस्ट फ्रेंड दिव्या ने उससे पूछा, क्या हुआ बिंदा, इतनी उदास क्यों है? बिंदा ने दिव्या से सुबह से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी। तो दिव्या ने कहा, चल कहीं चलते हैं, थोड़ा घूम फिर लेंगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन यार कहाँ चले? चल मैं मेन मार्केट में चल के मोहन भैया के ठेले से गोलगप्पे खाते हैं। दिव्या ने खुश होकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। बिंदा ने उदासी से कहा, तुझे तेरी अम्मा कब पैसा देती है? मैं खिलाऊंगी ना, चल। बिंदा का हाथ पकड़कर खींचते हुए विद्या बोली, ठीक है चल। दोनों गोलगप्पे खाने के बाद मार्केट में घूमने लगे। एक से बड़े एक कपड़ों को शोरूम्स में देखकर बिंदा बोली, यार काश हम भी इन कपड़ों की दुकानों को खरीद पाते। हाँ यार, लेकिन यह सब हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास की लड़कियों को कहाँ मिलने वाला है? हमारी किस्मत में तो ज़िंदगी भर मेहनत और अभाव का पसीना ही लिखा है। दिव्या ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सही कह रही हो, हमारी किस्मत तो बस ऐसी ही है। बिंदा ने मायूसी से दिव्या में हाँ मिलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद मार्केट में घूमने के बाद बिंदा ने कहा, चल अब घर चलते हैं, बहुत अधिक देर हो गई है। अम्मा मुझे बहुत उल्टा पुल्टा सुनाएगी। ठीक है चल। थोड़ी देर के बाद बिंदा अपने घर पास पहुंची। घर के सामने मोहल्ले वालों की भीड़ देख घबरा गई। क्या हुआ बोलकर वह तेजी से अपने घर की तरफ भागी। जब वो घर के पास आई तो उसने देखा कि एक चमचमाती सी बड़ी सी महंगी कार उसके घर के सामने खड़ी है और मोहल्ले भर के बच्चे कार को छूने के लिए ललक से खड़े थे। तो बड़े यह जानने के लिए कि इतनी शानदार कार से कौन आया है और क्यों आया है। बिंदा को काफ़ी आश्चर्य हुआ और उन लोगों के बीच रास्ता बनाते हुए घर के अंदर गई और अवाक रह गई। अंदर गिरिधारी जी बैठे हुए थे और उसके सामने अम्मा पापा और विवेक बैठे थे। बिंदा को देखकर बिमला देवी ने बनावटी प्यार चेहरे से लाल कहा, पास आओ बिटिया, गिरिधर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लो, ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। बिमला की बात सुनकर बिंदा अवाक रह गई। उसे चुपचाप खड़ा देख गिरधारी जी ने कहा, बेटी दरअसल हम फ्यूचर विजन कंपनी की मालिक हूँ और अपने इकलौते बेटे रवि डालमिया का तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। जिस बच्चे को तुम्हारे कारण आज नया जीवन मिला, क्या तुम उसकी माँ बनोगी? बिंदा को लगा जैसे वह सपना देख रही थी। फ्यूचर विजन के अरबों का एस्पायर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह चुपचाप खड़ा देख विमला देवी के बगल में बैठे अपने पति को कहानी से हुड़क कर कुछ कहने का इशारा किया। पत्नी की बात नहीं माने, इतनी हिम्मत बिंदा के पिता जगमोहन ने नहीं थी। सो उसने कहा, बिंदा सोच क्या रही है? आगे बढ़ के अपने ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले ले। पिता की बात सुनकर सर झुकाए बिंदा ने गिरधारी जी के पैर छुए। बिंदा को आशीर्वाद देते हुए गिरधारी जी ने अपने पास खड़े सबसे पुराने और विश्वासी नौकर से कहा, रामदीन जाओ गाड़ी से जो शगुन का सारा सामान निकाल कर ले आओ। जी मालिक, कह रामदीन कमरे से बाहर गया और ड्राइवर के एक साथ ये सामान निकाल के कमरे में रखने लगा। देखते देखते कमरा फलों, मिठाइयों, कपड़ों और गहनों से भर गया। एक साथ इतनी सारी सौगात देख विमला देवी और जगमोहन जी की आंखें चुंधिया उठी। वही विवेक ललचाई नज़रों से सारे सामान को देखने लगा। गिरिधारी जी ने गहनों के बीच एक बड़ा सा गहने का डब्बा उठाया और बोले, बेटी यह हमारा खानदानी हार है, इसे शादी में ज़रूर पहनना और ये सारे गहने तुम्हारे लिए है, ये सब रख लो। सभी बिंदा को कुछ बोल पाती इससे पहले कि बिमला देवी बोल पड़ी, समधी जी हमारे यहाँ लड़की की माँ को भी गहने कपड़े देने का रिवाज है। ठीक है, तो जो आपको पसंद आए आप रख लेना, बस आप खानदानी हार को मत छूना। गिरधारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे मन ही मन बिमला के मन में लालच समझ गए थे। समधी जी एक बात कहनी है, अगर आप इजाज़त दे तो। बिंदा के पिता जगमोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ कहिए ना, हमारी हैसियत तो आपके नौकरों से भी कम की है। हम शादी का भारी खर्च कैसे उठा पाएंगे? आपको कोई खर्च उठाना नहीं पड़ेगा, सारा आयोजन मैं करूँगा। बस आपको यहाँ अपना यह हीरा मेरी झोली में डाल देनी है। गिरिधारी जी ने कहा, हाँ समधी जी, उससे हमें कब से इंतजार है। जगमोहन ने खुश होते हुए कहा, ठीक है फिर रिश्ता पक्का। मैं जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा कर
आपको खबर करता हूँ। और हाँ, यह सब मेरे बेटे का तस्वीर। कहते हुए गिरधारी जी ने अपने बेटे का फोटो जानबूझकर टेबल पर रखी कि बिंदा ने उसे देख ली। तस्वीर देखकर बिंदा का मन जैसे खो ही गया। उसने तो कभी इतने हैंडसम और धनवान लड़के की कल्पना की ही नहीं थी। अंदर ही अंदर वह खुशी से पागल हो गया और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया। हे ईश्वर, तूने मुझे इतना भाग्यशाली बनाया है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। वैसी इतनी खुशी मुझे दी है, शायद मेरे पूरे जन्मों में किसी अच्छे कर्म का फल है। मैं अभी बिंदा अपनी सोच में गुम ही थी कि गिरधारी जी ने कहा, मैंने अभी बिंदा बिटिया का फ़ोटो अपने मोबाइल में ले लेता हूँ, जाकर अपने बेटे को दिखाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ। कहते हुए गिरधारी जी उठे और रामदीन के साथ कमरे से बाहर निकल गए। गिरधारी जी के जाते ही विवेक महंगी मिठाइयाँ पर टूट पड़ा और बिमला के सारे गहनों पर कब्जा जमाते हुए कहा, मुझे ये सारे गहने पसंद है। बिंदा अपने ससुर से कहकर शादी के बाद अपने गहने बनवा लेगी, समझी। और अम्मा, दीदी को कहो कि वहाँ से कुछ माल इधर भी करती जाए ताकि हमारे जीवन की गाड़ियाँ भी मौज मस्ती से आगे बढ़े। विवेक ने मुंह में मिठाई ठूसते हुए कहा, करेगी ही मेरी रानी बिटिया। सुन लिया न बिंदा, जैसे विवेक ने कहा वैसे ही करते रहना चुपचाप, नहीं तो तेरी जिंदगी में ऐसी आग लगाऊंगी ना तू जिएगी ना मर सकेगी। बिमला देवी के पास बिंदा के पास आ खड़े होकर शब्दों में कहा। सुनकर बिंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बाबा जगमोहन की तरफ देखा। जगमोहन को बिमला की सामने कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी, सो उसकी दुखी होकर केवल इतना ही कहा, आपने कमरे में जाकर आराम कर लो बिटिया। बिंदा अपने बाबा की मजबूरी समझती थी, सो हाथ में खानदानी हार का पैकेट लिए वह अपने कमरे में चली गई। डालमिया बिमला में शाम को जब रवि ऑफिस से आया तब गिरधारी जी ने मोबाइल पर बिंदा का तस्वीर खोल के उसे दिखाते हुए कहा, इसे देख लो रवि, कैसी है। रवि ने एक नज़र देखकर तस्वीर पर नज़र हटाते हुए कहा, हाँ अच्छी तस्वीर है, मैंने इसे तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। क्या? मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा। फिर रवि ने आश्चर्य और गहरे दुख से कहा, बेटा कब तक तुम्हारी सारिका का गम में तुम डूबे रहोगी। डैड, सारिका मेरी ज़िंदगी है, मैं उसे कभी भुला नहीं सकता। रीसू के बारे में तो सोचो, मेरी ढलती उम्र है, तुम काम में ही बिजी करते हो। कहते हुए गिरधारी जी ने आज सुबह अपनी सारी घटना रवि को सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद रवि ने कहा, ठीक है, मैं कल और भी हायर कर दूंगा, किसी एक दो पर डिपेंडेंस नहीं रहेगी। बेटा तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं वहाँ लड़की वालों को शगुन भी दे आया हूँ। गिरधारी जी जोर देकर कहा। लेकिन आपने डैडी की बात सुनकर अनसुना कर रवि ने आया को बुलाकर अपने बेटे रीसू को गोद में दिया और अपने कमरे से चला गया। रवि अपने बेटे को हमेशा रात को अपने साथ ही सुलाता था। वह रीसू को अपने बगल में लिटाकर खूब प्यार करने लगा। रीसू को चुमते चुमते उसे सारिका की याद आ गई और उसकी आंखों भर आई। सारिका कितनी चंचल और हंसमुख थी, कितनी दिलकश थी। उसने वह पहली मुलाकात सोचते हुए रवि की आंखों के सामने सारिका की पहली मुलाकात का दृश्य घूम गया। सदियाँ बस शुरू ही हुई थी कि वह अपनी मोटिफाई बिली ऑफन जीप में हिमाचल होते हुए लखात जा रहा था। एक ढाबे के पास जैसे जैसे उसने अपनी जीप रोकी, उसके सामने आ रहे रोड मास्टर बाइक से ठीक उसकी जीप के बगल में आकर रुक गई। रवि ने एक उड़ती हुई नज़र उस बाइक पे डाली। बाइकर ने ब्लैक शू के साथ ब्लैक लेदर का पैंट और ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक ग्लव्स पहने हुए थे और ब्लैक हेलमेट में उसका चेहरा पूरी तरह से कवर था। ऊपर से नीचे ब्लैक से ढके बाइकर को देख रवि के होंठों पर मुस्कान थिरक गई। वह मुस्कुराते हुए अपनी जीप से उतरा और ढाबे की तरफ बढ़ा। अभी वह ढाबे में इन करने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसके दाएं कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, हाय हैंडसम। किसी लड़की की आवाज़ सुनकर रवि चौंक कर पीछे मुड़ा तो वह ब्लैक बाइकर हाथ में अपना हेलमेट लिए मुस्कुरा रही थी और उसके बालों में कुछ लटें हवा में लहराती हुई उसके गोरे मासूम से चेहरे पर फैल रही थी।
उसकी खूबसूरती में पहाड़ों की ताज़ी हवा की तरह ताजगी थी। रवि सब कुछ भूलकर उसे देखता ही रह गया। रवि अपलक अपनी तरफ देखता देख लड़की खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, कभी किसी लड़की को देखा नहीं क्या? लड़की की आवाज़ में रवि की तुरंता टूटी। उसने थोड़ी चिढ़कर कहा, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। लड़की ने हंसते हुए कहा, कैसे? रवि उनकी बातों से हैरान होता हुआ बोला, अरे अभी ही तो जीप से उतरते हुए मैंने देखकर तुम्हें मुस्कुरा रहे थे। लड़की ने बात सुनकर रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, सॉरी, वो जरा सा बस ऐसे सॉरी से काम नहीं चलेगा, गर्मा गर्म चाय पिलानी पड़ेगी। कहते हुए मुस्कुराती लड़की ने अपना दायां हाथ शेक हैंड के लिए बढ़ाते हुए कहा, आई एम सारिका त्रिवेदी। रवि ने तुरंत हाथ मिलाते हुए कहा, आई एम रवि डालमिया। वाह, मेरी योम डालमिया फैमिली से? यस, फिर तो डालमिया साहब चाय के साथ गर्मा गर्म मैगी भी खिलानी होगी। सारिका ने हंसते हुए कहा, श्योर, प्लीज कम। रवि ने कहा और सारिका ने के साथ टेबल पे बैठ मैगी के साथ चाय का ऑर्डर कर दिया और फिर सारिका की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम द्विवेदी ग्रुप्स का चेयरमैन अरविंद त्रिवेदी की बेटी हो। सही पकड़े हैं। सारिका ने इस अंदाज को यह कहा कि रवि भी हंस पड़ा। इसके बाद तो मुलाकात में जब तक वह सारिका के साथ ही घूमता रहा था, इतनी सहजता के साथ वह अपने दिल की गहराइयों में उतरने चली गई थी, बिना वह खुद को अधूरा महसूस करने लगा था। और लखात से वापस आते ही सारिका को पाने के लिए बेचैन हो उठा। अब वह सारिका की जगह किसी की कल्पना नहीं कर सकता। सोचे हुए रवि के आंसू में आंसू आ गए। सुबह जैसे ही रवि ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आया तो देखा कि सब उसके डैड गिरिधर जी मुंह चढ़ाए बैठे हैं और टेबल खाली है। यह देखकर उसका मन खिन्न हो गया और उसने पूछा, क्या हुआ डैड, आज ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं करता, इस घर के नौकर कोई काम नहीं करेंगे, मैंने आदेश दिया है। लेकिन डैड, रवि ने लाचारगी से कहा, लेकिन कुछ नहीं, मुझे तेरी इज्जत का जरा भी फिक्र नहीं है, मैं क्यों तेरी परवाह करूं? गिरधारी जी ने चिढ़कर बोले, पर डैड, आप मुझे नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? तुम तो मुझे नहीं समझ रहे हो, केवल मैं ही कब तक तुम्हें समझता रहूं? और पूरे घंटे भर चली बाप बेटे की इस बहस का परिणाम यह हुआ, रवि हारकर शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। रवि की हाँ सुनकर गिरधारी जी के आंखों में आंसू खुशी से छलक पड़े। अंतिम समय में अपनी पत्नी के साथ किया वादा याद आ गया। तब रवि कॉलेज में पढ़ता था। सुगंधा के मरने से पहले उसका हाथ में हाथ लेते हुए कहा था, सुनो जी, मेरी रवि का ख्याल रखना और मेरे पास तभी आना जब रवि के जीवन में खुशियां का बहार हो। गिरधारी जी ने अपनी आंखों पोंछते हुए अपने आप से कहा, तुमसे क्या वादा, जरूर निभाऊंगा सुगंधा। और फिर गिरधारी जी ने पंडित जी बुलाकर सबसे नज़दीकी की शादी का मुहूर्त निकलवाकर विंदा का घर तारीख भिजवा दी और खुद शादी के लिए तैयारी में लग गए। मन ही मन सपने सजाती विंदा अपनी किस्मत पे इतरा रही थी। उसका दूल्हा इतना खूबसूरत और शहर का सबसे अमीर आदमी होगा, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सोते जागते विंदा की आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने तैरने लगे थे। जब से शादी की तारीफ मालूम हुई थी, तब से वह जैसे सबके सपने में पंख मिल गए थे। सपने की उड़ान भरते भरते कब बिंदा शादी के मंडप पर पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। जब तक शादी चलती गई, वह कनखियों से रवि को देखती रही, सपनों की दुनिया में खोई मुस्कुराती रही। उसने कानों में पंडित जी को मंत्र भी सुनाई नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि विदाई में वह खुशियों से भरी हुई थी और उनकी आंखों में बस आंसू की कुछ बूंदें ही निकल पाई थी। दूसरी तरफ रवि शादी के लिए सारी रस्में मुंह सजाए अनमने ढंग से निभा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे शादी कब रस्में खत्म हो उसकी जान छूटे। विदाई के बाद ससुराल में पहुंचते ही बिंदा घर के लेडीज स्टाफ से घिर गई थी। कोई उसे कुछ खिला रही थी तो कोई रात के लिए उसे श्रृंगार करने के लिए तैयार कर रही थी। इन सब के बीच बिंदा अपने सुनहरे सपनों को उड़ान थामे बेसब्री से रात का इंतजार कर रही थी। आखिर बिंदा इस इंतजार खत्म हुआ और रात को काफ़ी खूबसूरत से सजकर एक बड़े से शानदार कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में एक आलीशान बेड था जिस पर सफ़ेद मखमली चादर बिछी हुई थी। पूरा कमरा सफ़ेद मोगरा के नीले सुगंध से सजा हुआ था। विद्या को लगा जैसे कुछ स्वर्ण में पहुंच गई है। एक आया ने बेड पर बैठने का इशारा किया। विद्या चुपचाप शर्माते हुए बैठ गई। तभी कमरे से बाहर गिरधारी जी की आवाज़
गूंजी। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? इधर सुनो। विंदा ने सर उठाकर देखा तो एक आया सोए हुए रिसु को लेकर कमरे में आ रही थी। गिरधारी जी की बात सुनकर आया ने कहा, रवि सर का हुक्म है रिसु बाबा को सोते ही उसके कमरे में पहुंचा दिया जाए। रिसु बाबा तो रोज रवि के साथ ही सोते ही हैं। हाँ, लेकिन आज रिसु बाबा अपनी दादू के साथ सोएंगे। बोलते हुए गिरधारी जी ने आया के गोद से रिसु को अपने गोद में ले लिया। गिरधारी जी का यह बात सुन बिंदा तो थोड़ा शर्मा गई, अपने आप से में ही समेट गई। तभी अचानक उसे शादी का मंडप बैठे रवि का चेहरा याद आ गया। वह सोचने लगी, शादी के समय या उसके बाद मैंने रवि के चेहरे अभी तक नहीं देखे, हल्की मुस्कान भी तो नहीं देखी। पता नहीं वह कैसा है। शायद रिसु की माँ की याद के कारण वह दुखी होंगे और मेरा क्या कसूर। अब जाने वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तभी रिसु कमरे में आया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, निकल यहाँ से और आज के बाद यहाँ आना भी नहीं। तुम सबके लिए बहू हो, लेकिन मेरे लिए तो रिसु की माँ ही मेरी सबसे ऊपर है सारिका, जो मैं उसे कभी भूल ना पाऊँगा और शायद मैं तुम्हें उसकी जगह कभी दे भी ना पाऊँ। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। और मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।